Hello, IGNOU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके इग्नू के एग्ज़ाम से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि आज की डेट है नवंबर 1 एंड विद इन एग्जैक्टली 1 मंथ, एक महीने के अंदर अंदर आप लोगों के इग्नू के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। एंड आई नो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं करा होगा और काफ़ी टेंस चल रहे होंगे। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि कैसे आप विद इन 30 डेज यानी कि एक महीने के अंदर अंदर आप कैसे इग्नू के एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हो और कैसे एक अच्छा स्कोर ला सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और किस सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी देनी है। अगर आप कोई भी मास्टर्स का कोर्स कर रहे हो, बैचलर्स का कोर्स कर रहे हो, कोई भी थ्योरेटिकल कोर्स कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल एप्ट है। बिकॉज मैंने भी इग्नू से करा था और मैं फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन के साथ मेरी मार्कशीट आई थी। मैंने भी एक महीने में ही प्रिपेयर करी थी चीज़ें और यही मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाली हूँ। एंड आई होप कि आप ये वीडियो एंड तक देखोगे ताकि आप लोग समझ सको कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो चलो स्टेप 1, सबसे पहली चीज की बात करते हैं कि आप लोग को क्या करनी है। सबसे पहले आप अपनी ऑफिशियल इग्नू की डेट शीट डाउनलोड कर लेना। आपको जैसा कि पता है कि आपकी रिवाइज्ड डेट शीट कल ही आई थी और आपकी रिवाइज्ड डेट शीट कुछ ऐसी दिखती है। ये आपकी रिवाइज्ड डेट शीट है, इसमें सब कुछ मेंशन है कि आपके एग्जाम्स कब हैं, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन सी शिफ्ट में है, हर चीज के बारे में आपको इसमें दे रखा है। सबसे पहले आपको अपनी डेट शीट डाउनलोड करनी है और सारे एग्जाम्स की एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, कि कौन सा पेपर आपका कब है और किस दिन है, कौन सी शिफ्ट में है और पेपर्स के बीच में कितना गैप है। ठीक है, जैसे कि अगर एक पेपर आपका फर्स्ट को है तो दूसरा पेपर आपका 4 तारीख को है। आपको ऐसे करके पूरी एक लिस्ट बनानी है जिनके बीच में जिस भी पेपर में कम गैप है, कि यानी कि आपका एक पेपर 2 तारीख को है और दूसरा पेपर 3 तारीख को है, तो इसमें कोई गैप ही नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी डेट शीट ऐसी ही होगी। तो मैं आपको बता दूं, जिन भी सब्जेक्ट्स में बिल्कुल गैप नहीं है या कम गैप है, उन सब्जेक्ट्स को आपको पहले प्रिपेयर करके रखना है। यानी अभी एक महीने में आप लोगों को उन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है जिनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं है या फिर बहुत कम गैप है। यही सिंपल प्लानिंग अगर आप करोगे तो आप लास्ट मिनट अपना स्ट्रेस कम कर पाओगे। क्योंकि जिन पेपर में लंबा गैप है, 1 हफ्ता 10 दिन, उनको आप 1 हफ्ते 10 दिन में प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन जिन पेपर में बिल्कुल भी गैप नहीं है या फिर 2 दिन का गैप है, उनको आपको अभी ही विद इन 1 मंथ प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले अपनी डेट शीट डाउनलोड करनी है, अपनी सारी एक लिस्ट बनानी है कि कौन से पेपर कब है और आपको प्रायोरिटाइज करना है कि जो पेपर में कम गैप्स हैं उनको आपको अभी पहले ही प्रिपेयर करके रखना है। इससे आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेप 2 के बारे में। स्टेप 2 में आपको अपने सब्जेक्ट को समझना है। ठीक है, आप जब भी अपना पढ़ाई करने के लिए बैठोगे, सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट्स कोड को लिख लेना। जैसे कि अगर आप मास्टर्स इन सोशियोलॉजी कर रहे हो तो उसमें MSO 001, 002, 003 ऐसे ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट कोड्स होते हैं। ठीक है, आप इन सबको एक लिस्ट में लिख लो जो आपने पहले भी अपनी डेट शीट के लिए लिखा होगा। अब आपको देखो क्या करना है। आपके पास अगर बुक्स हो तो ठीक है, बट अगर आपके पास बुक्स नहीं भी हैं तो ये मैं आपको बता दूं, ये एक साइट है ई ज्ञान कोश कर। इस वाली साइट पे आपको सारे ही आपके जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो, जो भी कोर्स कर रहे हो, उसकी आपको बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा इन बुक्स को खोल के देखना है कि क्या कंटेंट है, क्या थीम्स हैं, क्या आप पढ़ने वाले हो, क्या कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ने वाले हो, कितने यूनिट्स हैं, उनके यूनिट्स के अंदर कितने टॉपिक्स हैं। एक बार आपको सिर्फ एक बुक को खोल के देखना है सबसे पहले कि अच्छा मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या पढ़ने वाला हूँ इस पूरे पेपर में। मेरे पास अगर एक सब्जेक्ट है सपोज MSO 001, ठीक है, उसमें हम सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं खोल के देखूंगी ना कि उसमें क्या क्या है, कौन सी थ्योरीज हैं, कौन से थिंकर्स के बारे में बात हो रही है। तो एक बार मैं कंटेंट वाली जो लिस्ट होती है, ये ऐसी एक लिस्ट होती है यूनिट 1 वाइज या यूनिट 2 वाइज, पीछे कंटेंट्स होते हैं, उसको आप गो थ्रू करोगे और देखोगे, एक मेंटली देखोगे कि अच्छा इस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। ऑब्वियसली आप कुछ भी प्रिपेयर करने बैठ रहे हो तो आप एक बड़ी पिक्चर पहले देखो, उसके बाद
हर छोटी छोटी चीज पे जाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको पूरे सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू लेना है, बुक को स्किम कर कर, बुक को पलट के देखने हैं पेजेस कि अच्छा ये हो रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और सबसे जरूरी है। इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से अपने पास एक नोटबुक रख लो और इसको नोट कर लो कि आपको क्या करना है। मैं एक बार में आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। इससे आपकी 80% प्रिपरेशन हो जाएगी। 80% इज मोर देन इनफ अगर आपको फर्स्ट क्लास लाना है इग्नू में। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे जब आपने बुक खोल के देख लिया, आपने देख लिया अच्छा मेरा ये सब्जेक्ट है, इसके अंदर इतने यूनिट्स हैं, ओके। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पिछले 8-10 साल के पेपर निकालने हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर जैसे समझ लो आप मास्टर्स इन सोशियोलॉजी कर रहे हो, आपके पास एक सब्जेक्ट आ गया MSO 001। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको उसके पिछले 8-10 साल के पेपर निकालने हैं, जो कि आप यहाँ से इस साइट से निकाल सकते हो। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। जैसे कि मेरे को दिसंबर 2020 का निकालना है, तो देखो दिसंबर 2020 के सारे जितने भी आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं उस सब के आपके पास आ जाएंगे। मास्टर ऑफ पॉल साइंस है, आप इस पे दिसंबर 2020 पे क्लिक करोगे, इस पे आपके पास सब कुछ आ जाएगा, जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे MSO 001 है, तो इसमें दिसंबर 2020 का आपका पेपर आ जाएगा। देखो ये आप यहाँ पे क्लिक करोगे और ये आपके पास आपका पूरा पेपर आ गया। ठीक है, ऐसे ही पेपर होता है जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, 2 सेक्शंस का होता है और इसमें आपके पास तकरीबन 10 क्वेश्चन हैं और आपको इसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं केवल 5 क्वेश्चंस। ठीक है, आप ऐसे करके अपने सारा उस सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट आप सबसे पहले प्रिपेयर कर रहे हो, उसके 8-10 साल के पेपर निकाल लेना, ताकि आपको पैटर्न समझ आ जाए कि क्या हो रहा है पेपर में, कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जो आ रहे हैं। ठीक है, क्या क्या मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और क्या टॉपिक्स हैं जो आ रहे हैं, कैसे सेक्शन डिवाइड हुए हुए हैं, कितना टाइम लगता है एक पेपर में। आपको ये सब करके सबसे पहले सारे जो भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो उनके पिछले 8-10 साल के पेपर निकालने ही निकालने। 10 साल के पेपर आप निकालते हो तो आपके पास कम तकरीबन 20 पेपर होंगे। ठीक है, क्योंकि जून में एक बार पेपर होता है और एक बार दिसंबर में होते हैं। तो ये 20 पेपर आपको निकालने हैं सबसे पहले। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मार्क करना है कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे ही आप पेपर निकालोगे, समझ लो ये आपका पेपर है। ठीक है, अब ये पेपर में आप क्वेश्चन 1 देख रहे हो, इसमें है कंपेयर द अप्रोचेस ऑफ मैक्स वेबर एंड जोसेफ स्कुम्टर फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आप क्या करोगे, आप एक नोटबुक लोगे और उसमें लिखोगे अच्छा अप्रोचेस की बात हो रही है मैक्स वेबर और जोसेफ के, तो आप लिखोगे मैक्स वेबर और जोसेफ और उनके आगे ब्रैकेट में डाल देना एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि दोनों के बारे में एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है। अब आप देख रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली डिस्कस पार्सन्स एक्शन थ्योरी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, पार्सन्स के एक्शन थ्योरी के बारे में। अब आप लिखोगे सेकंड टॉपिक पार्सन्स एक्शन थ्योरी। ठीक है, अब ऐसे ही करके जब आप नेक्स्ट पेपर निकालोगे, समझ लो आपने ये 2020 का पेपर देखा दिसंबर का। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आप अगला पेपर निकालते हो जून 2021 का। उसमें आप देखते हो कि सेम ना क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, पार्सन्स एक्शन थ्योरी पे आ रखा है कि डिस्क्राइब व्हाट इज पार्सन्स एक्शन थ्योरी। तो आप क्या करोगे, उस पार्सन्स एक्शन थ्योरी जो आपने टॉपिक लिख रखा था लिस्ट में, उसके आगे एक टिक मार्क कर दोगे। ठीक है, वो टिक मार्क करते ही आप जैसे ही 10 साल के पेपर पूरे डिस्कस कर लोगे तो आपके पास एक आ जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक के आगे बहुत सारे टिक मार्क्स हैं, तो इसका मतलब ये टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप ऐसे करके 10 साल के पेपर एनालाइज कर लोगे, आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन किस टॉपिक में से वो टॉपिक लिखना है, और अगर वो टॉपिक किसी भी पेपर में आगे रिपीट हो रहा है तो आपको उस टॉपिक के आगे एक टिक मार्क लगाना है। ठीक है, ऐसे करके जब आप 10 साल के पेपर पूरे एनालाइज कर लोगे तो आपके पास लास्ट में ये आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक है जिसके आगे बहुत सारे टिक मार्क है। जिस भी टॉपिक के आगे बहुत सारे टिक मार्क हो, समझ लेना वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक पेपर में आ सकता है 100%। मैंने भी ऐसे ही प्रिपेयर करा था। मैंने हर पेपर के 10 साल के पेपर निकाले थे, उन सब की लिस्ट बनाई थी कि अच्छा ये टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कम से कम 20 पेपरों में 15 बार तो आ ही रहा है। और ऐसे ही करके मैंने वो टॉपिक सबसे अच्छे से प्रिपेयर करा था। और उसके बाद ऐसा हुआ था कि मेरे पेपर में सेम क्वेश्चन फिर से आ गया था।
तो मेरे को वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता था, तो मैंने वो अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो ऐसा ही होता है, 10 क्वेश्चन है, आपको 5 करने हैं, तो अगर आप 5 टॉपिक वो अच्छे से कर जाओ तो आपके पास 5 क्वेश्चन करने के लिए बहुत अच्छी तरह होंगे, और इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जब आप लोग ऐसी एक शीट बना लोगे जिसमें आप मार्क कर लोगे कि अच्छा ये टॉपिक 20 पेपर में 15 बार रिपीट हो रहा है, ये टॉपिक 20 पेपर में सिर्फ 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आपको ऐसे पता लग जाएगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप छोड़ सकते हो। जो भी टॉपिक के आगे बहुत कम टिक मार्क्स होंगे, समझ लो 20 पेपर में वो सिर्फ 2 बार आया है, तो आपको वो टॉपिक पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप वो टॉपिक छोड़ सकते हो, वो टॉपिक आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, इस लिस्ट के साथ आप अपने टाइम के शॉर्टेज में बहुत स्मार्टली बहुत सारे टॉपिक कवर कर सकते हो, और स्पेशली वो टॉपिक जो बिल्कुल हाई प्रायोरिटी है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो टॉपिक्स आप कवर कर लो। सबसे पहले आपको वही टॉपिक्स करने हैं जिनके आगे बहुत सारे टिक मार्क्स हैं, ताकि आपको पता लग जाए अच्छा ये टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये मेरे को अच्छे से करना ही है, तो वो टॉपिक आपका पेपर में आ सकता है, उसके बहुत चांसेस होते हैं। उसके बाद आप मीडियम प्रायोरिटी वाले करोगे, जो 20 पेपर में से कम 10 बार रिपीट हुए होंगे। ठीक है, ऐसे करके आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे तो आप एक स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। देखो, इग्नू की स्टडी मटेरियल से ही आप लोग पढ़ सकते हो, जो आपको ई ज्ञान कोश की साइट पे मिल जाएगा, ये वाली साइट पे मैंने आपको दिखा दी है, यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ना, जो भी आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल हो, जिसमें आप पेपर देने वाले हो, वेदर इट इज इंग्लिश और हिंदी। अब आपको क्या करना है, जब आप पढ़ रहे हो तो प्लीज नोट्स बनाना स्टार्ट करो साथ साथ। ठीक है, हर यूनिट के 1-2 पेजेस के नोट्स बना लो, जिसमें आप जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो लिख लो, थिंकर्स लिख लो, एग्जाम्पल्स लिख लो, और कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लो, ताकि ये नोट्स आपके लिए लाइफ टाइम के लिए होंगे। जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो आपके पास नोट्स होंगे। और मैं ये नहीं कह रही कि बड़े बड़े नोट्स बनाओ, नहीं, जैसे कि एक फ्लो चार्ट बना लो। पार्सन्स एक्शन थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसके 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या थे, उसमें क्या क्या एक्शंस के बारे में बात हो रही है, उसकी एक हेडिंग बना लो। हेडिंग बना लोगे तो अपने आप जो पेपर लिखने जाओगे तो अपने आप कंटेंट हेडिंग से ही याद आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको आंसर राइटिंग पे कैसे ध्यान देना है। देखो, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंटेंट से मार्क्स नहीं मिलते, आप कैसे आंसर लिख रहे हो, कितनी अच्छी तरह अपनी हैंड राइटिंग यूज कर रहे हो, इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो ये 3 चीजें आप याद रखना, जब भी आप इग्नू के आंसर शीट में आंसर लिखोगे आपको ये 3 चीजें मेंशन करनी है। सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, जो भी की टर्म में लिखा हुआ है, अगर पार्सन्स एक्शन थ्योरी की बात हो रही है तो आप बताओगे कि पार्सन्स कौन था। ठीक है, एक्शन थ्योरी क्या होती है। उसके बाद आप मेन बॉडी पे आओगे, जिसमें आप सब कुछ समझाओगे कि अच्छा एक्शन थ्योरी में ये होता है, ये और थिंकर्स इन्वॉल्व हैं, एग्जाम्पल्स दोगे और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ चीजें फॉलो करोगे। और उसके बाद आप कंक्लूजन में बताओगे कि आपने इस आंसर से क्या समझा, कि ठीक है पार्सन्स एक्शन थ्योरी में ये होता है और आज के टाइम में उसका रेलेवेंस ये है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि कीवर्ड्स वगैरह अंडरलाइन जरूर करना, एक आंसर को एक ही फ्लो में मत लिखना, पैराग्राफ वाइज लिखना। ठीक है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड करके रखना, हैंडराइटिंग को क्लियर रखना, प्लीज ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा कोई भी पेन मत यूज करना। और हो सके तो अपने जब भी आपका पेपर हो उससे 1 हफ्ता पहले आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेना, 1-2 आंसर लिख के देख लेना कि आपसे लिखे भी जा रहे हैं, टाइम मैनेज हो पा रहा है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आंसर करना 3 घंटे में डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 20 मार्क का एक क्वेश्चन होता है तो आपको लिखना पड़ता है, 4-5 पेजेस लिखने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से प्लीज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके वीकली प्लान की, कि आप अगर 1 महीने में प्रिपेयर कर रहे हो तो देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, आपको पहले हफ्ते में तो अपनी डेट शीट ऑर्गेनाइज करनी है, अपना पूरा डेट्स लिखनी है, अपना स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है, अपने पेपर्स कलेक्ट करो पिछले 10 साल के। ठीक है, फिर अगले हफ्ते आपको क्या करना है, आप एनालाइज करना स्टार्ट करो, जितने भी पेपर कलेक्ट करें उनमें से देखो कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, और जो भी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब वीक 3 में आप जो टॉपिक कम रिपीट हो रहे हैं, मीडियम लेवल प्रायोरिटी, आप उनको प्रैक्टिस करो, और साथ साथ जो आपने हाई प्रायोरिटी करे थे उनके लिए थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और जब वीक 4 आ जाए तो प्लीज अपने नोट्स जो आपने बनाए थे वीक 2 और वीक 3 में उन्हें रिवाइज करो, थिंकर्स का ध्यान दो और डेफिनेशंस पे ध्यान दो। यही मेन होता है किसी भी पेपर में।
अगर आप थिंकर मेंशन कराओगे, आप कोई ईयर मेंशन कराओगे, आप कोई एग्जाम्पल ऐसा मेंशन कराओगे जो आपका चेकर पड़ेगा तो समझेगा अरे इस बच्चे को तो कुछ अलग चीज आती है, तो आपको वहीं पे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 4 हफ्ते का प्लान। और उसके बाद देखो, जब आपका पेपर हो, अगर समझ लो आपका 2 तारीख को, 2 दिसंबर को पेपर है, तो आपको 1 तारीख को क्या करना है। पहली रूल याद रखना, कुछ भी फिर से नया मत पढ़ना शुरू करना, कोई भी नई चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपने नोट्स बनाए थे उनसे ही थोड़ा बहुत रिवाइज करो। अपना सब कुछ अगले दिन पेपर के लिए तैयार करके रखो, अपना आईडी कार्ड, अपने पेन, अपना एडमिट कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट्स, और अच्छे से अपनी नींद लो रात को, और उसके बाद सुबह पेपर देने जाओ। ठीक है, कुछ भी नई चीज एक दिन पहले मत पढ़ना, कोई भी टॉपिक, कोई भी थिंकर। बस हो सके तो जो भी तुमने नोट्स बनाए थे उसे रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको फिर से बता दूं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। इग्नू जो है एक रट्टाफिकेशन पे नहीं वर्क करता, आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे ध्यान देना जो हाई प्रायोरिटी हैं। जो आपने लिस्ट बनाई थी उसमें आपने टॉपिक टिक करे थे, जिस भी टॉपिक के आगे 20 में से 15 टिक है, 18 टिक है, 20 के 20 टिक है, उन टॉपिक को सबसे अच्छे से प्रिपेयर करना। मतलब ऐसे प्रिपेयर कर लो जैसी क्वेश्चन देखो तो आंसर आ जाए। ठीक है, उन टॉपिक को यूट्यूब से पढ़ने की कोशिश करो, चैट जीपीटी से पढ़ने की कोशिश करो जो हाई प्रायोरिटी है। ठीक है, और फिर उनका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, ताकि अगर वो टॉपिक आपके पेपर में आए तो आपको वो टॉपिक अच्छे से आ रखा हो, और 20 में से कम आप 17-18 नंबर तो उसमें ले आओ। ठीक है, उसके बाद चीजें रिवाइज करते रहो, भूलना मत। ये नहीं कि जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक है उसको पहले हफ्ते तो पढ़ लिया, उसके चौथे हफ्ते में भूल गए। नहीं, रिवाइज करते रहो, क्योंकि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पेपर में आ सकता है। ठीक है, और उसके चांसेस मैं आपको बता दूं, मैंने भी ऐसे ही प्रिपेयर करा था। मैंने जो टॉपिक्स हाई प्रायोरिटी में रखे थे उनमें से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते ही थे, और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे सोशियोलॉजी से रिलेटेड। और वही हुआ था, जो टॉपिक्स मैंने बताए थे अभी जून के पेपर में, वही पेपर में आए थे। मैं इस बार भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दूंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ट्राई करूंगी कि मैं सोशियोलॉजी, पॉल साइंस, इंग्लिश, इन सब के आपको टॉपिक्स दूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कंसिस्टेंटली पढ़ो, 1 महीना ही रहता है, 1 महीना अपने पेपर पे ध्यान दे लो अच्छे से, ताकि पेपर अच्छे से निकल जाए, और उसके बाद आप लोग फ्री हो जाओगे। तो प्लीज अपने पेपर के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। 1 महीना मोर देन इनफ होता है, कम टाइम नहीं है। बाकी कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। कुछ भी आपको जानना हो, या इग्नू से रिलेटेड, या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मेरे से जरूर पूछना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अच्छे से पढ़ो, कंसिस्टेंटली पढ़ो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ या जो मैं पढ़ रही हूँ वो मेरे दिमाग में रहेगा। चीज़ों को रिवाइज करते रहो, और 1 महीना अब अच्छे से अपने इग्नू के एग्जाम्स को दे दो, क्योंकि एग्जाम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छे से आंसर लिख कर आओगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।